बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक नंबर 2.4 और इसका नाम है टार्क। टार्क को अगर उर्दू में देखा जाए तो हम कहते हैं किसी फोर्स के घुमाव के असर को टार्क कहते हैं। मतलब जब किसी जगह पर फोर्स लगे और उस पार्टिकल में या उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन पैदा हो, हम कहते हैं ये टार्क है। डेफिनेशन की तरफ अगर हम आए तो हम कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क। किसी फोर्स के घुमाव के असर को हम टार्क कहते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा? टाओ, इसको हम पढ़ेंगे टाओ। टाओ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाओ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर यहाँ पर जो है ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो जगह होती है जहाँ पर फोर्स लग रही होती है, और एक्सेस ऑफ रोटेशन वो जगह होती है जहाँ जिसके गिर्द वो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा होता है। यहाँ पर ये फोर्स है, ये वो फोर्स है जो हम लगाएंगे उस चीज़ को घुमाने के लिए। तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर मिकदार है। तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब हमने क्या करना है कि हमने टार्क की रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक स्पैनर है। स्पैनर हम इस्तेमाल करते हैं घरों में या मैकेनिक हजरात इस्तेमाल करते हैं कोई नट वगैरह खोलने के लिए। यहाँ पर ये जो रेड कलर का ये मैंने एक नट बनाया हुआ है। ये ब्लू कलर का एक स्पैनर है, चाबी भी कहते हैं हम इसको। इसकी मदद से हम इस नट को खोलना चाह रहे हैं। तो देखें हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके गिर्द स्पैनर ने घूमना है। देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर स्पैनर को लगाता हूँ और स्पैनर को मैं सीधा खींचता हूँ इस तरफ को, इसके ऊपर मैं लीनियर फोर्स लगाता हूँ, स्ट्रेट फोर्स लगाता हूँ, तो यह नट नहीं खुलेगा। इस नट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर एक घुमाव की फोर्स लगाना पड़ेगी। मतलब मुझे इस नट पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगी, या तो डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जबकि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन। ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रही है। इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान जो फासला होगा उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म को हम एल से भी जाहिर कर सकते हैं, हम इसको एल से भी जाहिर करते हैं। मतलब ये एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बात याद रखें कि मैक्सिमम टार्क तभी प्रोड्यूस होता है जब मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने मूवमेंट आर्म के साथ एक फोर्स लगानी है जो 90 के एंगल पर हो। फर्ज करो कि वो फोर्स 90 के एंगल पर नहीं बनती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फर्ज करो ये मूवमेंट आर्म है, इसके ऊपर यहाँ पर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स है, ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, और आप देख रहे हैं कि फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है और ये 90 नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये चूंकि लॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसका नाम होगा एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका नाम होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा की वजह से कोई रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। रोटेशनल मोशन सिर्फ प्रोड्यूस होगी एफ साइन थीटा की वजह से। तो इसका मतलब है कि हम फोर्स का वो वाला कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे जो मूवमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखें ना, ये मूवमेंट आर्म के क्या है, परपेंडिकुलर। तो दोबारा से हम टॉपिक में जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर मैंने दो फिगर्स बनाई हैं। हमारे पास ये जो गोल दायरा सा मैंने बनाया, गोल दायरा ये वाला बनाया, ये बनाया, ये असल में एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पर एक फोर्स एफ यहाँ लग रही है। इसी तरह दूसरी रिजिड बॉडी भी मैंने बनाई, वहां पर भी एक फोर्स एफ लग रही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस फोर्स की वजह से इसमें पैदा होने वाली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब टार्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये एक मोमेंट आर्म है। दोनों फिगर जो है वो आप देखने में काफी
सिमिलर हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने एक फिगर में फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो मूवमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही। जब ऐसा नहीं होता तो फिर हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ जाता है। अगर अगर ये वाली सिचुएशन हो कि फोर्स है वो 90 का एंगल बनाए, तो फिर हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, जब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे जिस फिगर में, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो मोमेंट आर्म है उस लाइन को हम स्ट्रेट बढ़ा देंगे। ऐसा ये देखेंगे डॉटेड मैंने में बढ़ा दिया इसको। जब मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर ये जो मोमेंट आर्म है मैं इसके ऊपर फोर्स एफ का प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा, मतलब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा जो इसको यहाँ पर कट करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर यहाँ तक ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम होगा एफ कॉस थीटा, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है जिसका नाम है एफ साइन थीटा ये इसका वाई कंपोनेंट है। और आपको पता है टार्क तभी प्रोड्यूस होगा जब फोर्स या उसका जो कंपोनेंट है वो मूवमेंट आर्म के साथ 90 बनाए। तो इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट 90 डिग्री बना रहा है मूवमेंट आर्म के साथ? डेफिनेटली एफ साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एफ साइन थीटा जो है वो मूवमेंट आर्म के साथ मिलकर यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस करेगा। देखें, अगर ये एफ साइन थीटा है तो उसके मुकाबले में मैं यहाँ पर भी उसी तरह पैरेलल एक लाइन खींच सकता हूँ, ये भी एफ साइन थीटा है, जबकि ये वाला जो होगा इसका नाम होगा एफ कॉज थीटा। तो यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस करने में एफ कॉस थीटा की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सिर्फ आ रही है एफ साइन थीटा की। तो फिर यहाँ पर जो टाउ है वो किसके बराबर होगा? टाउ बराबर होगा आर एफ साइन थीटा। ये आपको पता होगा कि जब मैंने आपको पिछले टॉपिक पढ़ाए थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला बनता है कैसे। यहां पर आपके पास आ जाएगा मूवमेंट आर्म इनटू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, मतलब जो टार्क प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा कर रहा है, उसका नाम है एफ साइन थीटा। उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसी तरह हम दूसरी फिगर में चलते हैं। तो दूसरी फिगर में भी हमने टार्क ही कैलकुलेट करना है, लेकिन दूसरी फिगर में हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ये जो मोमेंट आर्म है ये भी वेक्टर है, ये जो फोर्स है ये भी वेक्टर है। इसी तरह यहां पर ये फोर्स वेक्टर, ये मोमेंट आर्म वेक्टर था। अब यहां पर हम फोर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो मोमेंट आर्म है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। तो इसमें मोमेंट आर्म को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर आपने देखा था कि मैंने मोमेंट आर्म को आगे बढ़ाया था। यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स को हम पीछे की जाने बढ़ा देंगे। फिर हम यहां से मोमेंट आर्म के इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन फोर्स के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर है हम इसको ये भी कहते हैं कि वी ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एफ। हमने मोमेंट आर्म का प्रोजेक्शन ड्रा किया एफ पर। तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो कंपोनेंट है, चूंकि ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, इसका नाम हो जाएगा आर साइन थीटा। इसी तरह अगर ये आर साइन थीटा है तो इसके मुकाबले में यहां पर एक और लाइन खींच सकता हूं, इसका नाम भी क्या होगा, आर साइन थीटा। तो इस चीज को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, देखें एफ और साथ क्या आ रहा है, वाई कंपोनेंट। देखें कंपोनेंट हमने वो वाला इस्तेमाल करना है जो परपेंडिकुलर होगा। देखें ना ये परपेंडिकुलर है, हालांकि मूवमेंट आर्म का एक कंपोनेंट बना आर साइन थीटा, तो आप कहते हैं आर कॉस थीटा कौन सा होगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये इसका होगा आर कॉस थीटा। तो टार्क प्रोड्यूस वही कंपोनेंट करेगा जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन थीटा, जबकि आर कॉस थीटा तो फोर्स के पैरेलल है। यहां पर ये टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फिर हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ये वाला फार्मूला आ गया। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा खत्म करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां पर टाउ के ऊपर भी एरो, मूवमेंट आर्म के ऊपर भी एरो, फोर्स के ऊपर भी एरो। ये एक फार्मूला बना हमारे पास टार्क का। इसी तरह यहां पर टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, साइन खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और यहां पर अब मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो टार्क है वो कब पॉजिटिव होता है और टार्क जो है वो कब नेगेटिव होता है। देखें, ये मेरे पास एक फोर्स है, ये मूवमेंट आर्म है, वेक्टर हैं दोनों
इनके दरमियान जो एंगल है वह 90 है। यहां पर ये बात याद रखें कि ये जो वेक्टर है मोमेंट आर्म, ये रोटेट कर रहा है फोर्स की जानिब। मतलब ऐसे आपको याद होगा कि मैंने आपको राइट हैंड रूल पढ़ाया था, ये था राइट हैंड रूल कि अगर रोटेशन इस तरफ हो तो जो रिजल्टेंट इसके अंदर होगा प्रोडक्ट वेक्टर वो अपवर्ड होगा। तो ये देखें, ये जा रहा है नीचे, इस तरफ को जा रहा है। इसका मतलब है कि ये है क्लॉकवाइज। क्या है ये? क्लॉकवाइज है। तो ये क्या होगा, अगर रोटेशन जो है या जो टार्क है वो क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव। और इसी तरह अगर मूवमेंट आर्म जो है ये ऊपर की दाने रोटेट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर जो टार्क है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखें कि अगर टार्क एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर टार्क जो है वो क्लॉकवाइज हो तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये था आपका टॉपिक टार्क के ऊपर। अल्लाह हाफिज।